friends. Welcome to another edition of Viewfinder. Today we are going to discuss something about the Indian economy. पिछले कुछ एक दिनों से हम लोगों को तमाम सारी बातें सुनाई दे रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो अक्सर कभी कभी तो समझ में नहीं आती है, लेकिन कभी कभी वो हमें कंफ्यूज करते हैं। मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन को दो हिस्सों में बांटा है। इस पार्ट में, द पार्ट वन दैट यू आर सीइंग, इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ मेजर इवेंट्स की जो पिछले कुछ एक हफ्तों में हमारे सामने आए हैं, लेट्स से विद इन अ मंथ। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इन इवेंट्स की इफ़ेक्ट्स की, कि इनका असर हमारे ऊपर क्या हुआ और किस तरीके से ये हमारे जीवन को, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे या हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर डालेंगे। तो सबसे पहले वो तीन इवेंट्स जिन्हें मैं प्राइमरी इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वो कुछ ऐसे तीन इवेंट्स हैं जो पिछले एक महीने में हमारे सामने हुए, और इन तीन इवेंट्स ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट किया। इनफैक्ट वन ऑफ दोज इवेंट्स इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन एक आपस में ये थोड़े से मिले जुले हैं। एक एक करके साथ देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में ये रिवर्स ऑर्डर में है, यानी जो इवेंट सबसे पहले हुआ, सबसे आखिर में हुआ है, उसे मैंने सबसे पहले गिना है। ओके, सो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, वो मूडीज़ का डाउनग्रेडिंग ऑफ द इंडियन सोवरेन बॉन्ड्स। डिटेल में हम लोग इसमें बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये डाउनग्रेड हमारे पास में हेडलाइंस बनाने के लिए 22 साल बाद होता है। डाउनग्रेड एक नॉर्मल सी चीज़ है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन इसे कम ज़्यादा किया जाता रहता है। हम लोग थोड़ा इसके आगे की सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में इसमें डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल जो पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट था दैट वाज मूडीज़ डाउनग्रेड। दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट अगर हम देखेंगे तो वो है द रिलीज़ ऑफ द इकोनॉमिक डेटा फॉर Q4। इस डेटा ने काफ़ी खलबली मचाई। इसने हमें ये बताया कि साहब हमारी इकोनॉमी काफ़ी धीमे चल रही है। अगर मैं अपनी फोटोग्राफ को थोड़ा सा इधर उधर करूं तो आप देख पाएंगे इंडियाज़ Q4 GDP प्लमेटिंग टू 3.1%। यहाँ पर हम देख भी पाते हैं इस ग्राफिक में कि बहुत अच्छा सा साहब ये दिया हुआ है, दिस इज़ 3.1%, है ना। एक मिनट साहब, मैं अपने पॉइंटर का कलर चेंज कर लूँ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन is the release of this economic data. Again, एनालिसिस में जब इसकी बात करेंगे तो कई एक चीज़ें हमें मालूम चलेंगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आई, एक बहुत लंबा सा एक फिगर हमारे PM साहब ने बताया हमें कि ये 20 लाख करोड़, है ना। दिस इज़ दैट 20 लाख करोड़ पैकेज दैट आवर गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट। और ये इकोनॉमिक पैकेज कोविड से निपटने के लिए जो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, उसके लिए हमारी इकोनॉमी को दिया गया है ना। चलिए एक एक करके ज़रा इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द मूडीज़ डाउनग्रेड, है ना। मूडीज़ डाउनग्रेड साहब एक अनोखी चीज़ हुई फॉर द सिंपल रीज़न कि इसको मैं ज़रा सा छोटा कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, द डिसीजन टू डाउनग्रेड, ये मूडी की तरफ से ऑफिशियल रिलीज था। द डिसीजन टू डाउनग्रेड इंडियाज़ रेटिंग्स रिफ्लेक्ट मूडीज़ व्यू दैट द कंट्रीज पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी चैलेंज्ड
यहाँ पे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, will be challenged in enacting and implicating policies which effectively mitigate the risk of a sustained period's relatively low growth, significant further deterioration in the general government fiscal position and stress in the financial sector. कुछ कुछ बातें यहाँ पर लो ग्रोथ, deterioration in government's fiscal position and the stress which we are facing in the financial sector. ओके इसमें से आप जहाँ कहीं चाहें मेरे वीडियो को पॉज करके इन स्लाइड्स को ध्यान से देख सकते हैं। ये सभी स्लाइड्स मैंने इंटरनेट से ली हैं। आप इनके इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ओके अगले स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें मैंने कोशिश करी है आपको BA2 और BA3 का फ़र्क बताने की। बगल में मूडीज़ का वही स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लीजिए। इंडियाज़ GDP इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 4.0% इन FY21. We see India's GDP growth at 8.7% in FY22 and closer to 6% thereafter. See India's long-term growth materiality lower than in the past, and India's economic package won't restore growth durably to 8%. ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी मूडीज़ की। अच्छा इधर अगर देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर तो अगर आप देखिए तो BA2 यहाँ पर है जिसमें हम लोग 1998 पर चले गए थे। दिस इज़ BA2 जो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड या स्पेकुलेटिव रेंज में आ जाता है। BA3 वो सिर्फ एक एज पर है, ये है BA3 जो कि लोअर मीडियम ग्रेड का इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज आई सेड कि अपग्रेड और डाउनग्रेड्स होते रहते हैं इकॉनमी के। उस समय की पॉलिटिक्स इंटरनली एक्सटर्नली इन सब चीज़ों के ऊपर असर डालती है। ये रेटिंग्स जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। इन रेटिंग्स के बेसिस पे जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली, दे डिसाइड वेदर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज़ स्टेबल इनफ टू इन्वेस्ट और नॉट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मूडीज़ का ये डाउनग्रेड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मज़े की बात अभी हम लोग आगे देखेंगे। मुझे ये कार्टून बहुत अच्छा लगा जो हमें अगली स्लाइड में दिखाई देगा कि इंडियन गवर्नमेंट का जो रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसमें दिखाया गया है। बाई तरफ मूडीज़ का रिएक्शन है, मूडीज़ रेट्स इंडिया 1 level above junk, दिस इज़ व्हाट मूडीज़ से। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखिए कि हाउ मोदी रेट्स मूडीज़, यानी मोदी का रिएक्शन, एक व्यंग है, एक जुमला है, एक सरकाज़म है जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मार्केट्स रिएक्ट किए। दैट कम ऑन, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाटएवर यू आर सेइंग। खैर ये तो मार्केट्स का रिएक्शन था। मार्केट्स का रिएक्शन साहब अलग अलग तरीके से होता है, किसी और दिन किसी और जगह पर उसे एनालाइज करेंगे। लेकिन काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ रही कि ये रिएक्शन हमारी तरफ से, है ना। तो ये बात हुई साहब पहले इवेंट की, मूडीज़ डाउनग्रेड। अगला इवेंट जो काफ़ी हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है और हमारा अपना है, दैट इज़ द रिलीज़ ऑफ द इकोनॉमिक डेटा फॉर Q4 फॉर FY20। यहाँ पर जब हम चलते हैं तो अब अगर हम इस स्लाइड में देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मैं ज़रा अपने पॉइंटर को ऑन कर लूँ जी। यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें, स्पेशली आफ्टर 2016-17, देन इट इज़ गोइंग डाउन हिल। 16-17 में साहब ये 8.3 था, उसके बाद 7, 6.1, 4.2 और स्पेकुलेशन है, अंदाज़ा है कि साहब ये नेगेटिव ग्रोथ में रहेगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल। ओके, वी आर डिसेलरेटिंग, हम धीरे हो रहे हैं। ओके, अगर इसी डेटा को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, पहले मैं इस तरफ आता हूँ
यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये सेक्टर वाइज बताया गया है। ओके, और कंपैरिजन है 2018-19 का और 2019-20 का। नीला वाला जो फिगर है वो 18-19 की बात करता है और लाल वाला जो ग्राफ है वो 19-20 की बात करता है, 2019-2020। So, if we can see, एग्रीकल्चर सरप्राइजिंगली तो नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर ने ग्रोथ दिखाई। इंडस्ट्री का हाल साहब आप देख सकते हैं, बहुत बुरा, बहुत नीचे की तरफ। सर्विसेज ओवरऑल नीचे की तरफ रहे। ओवरऑल जीडी पे असर इसका साहब आपको साफ दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टर वाइज चलें तो जो पिछले साल का आखिरी क्वार्टर था वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा कंपेयर टू लास्ट ईयर। ध्यान रखिए, ये जो फिगर्स हैं ये ईयर ऑन ईयर को मैच करते हैं कि किस तरीके से पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे जीडीपी पे असर रहा। तो एज वी कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, हमारी इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा पिछड़े लैगर्ड के रूप में हमारे सामने आते हैं। एग्रीकल्चर सरप्राइजिंगली आगे रहा, अच्छी बात। रूरल इकॉनमी हमारी अच्छी है, तो उसकी वजह से सरकार के कई सारे कदम भी ऐसे रहे। राइट हैंड साइड वाले ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात बताता है, जिसके लिए मैंने इसे चूज़ किया था। इसको हटा देते हैं। इस जगह पे अगर आप देखिए, सॉरी, आई जस्ट ये वाला पोर्शन, now you can see agriculture has been continuously growing in the 4 quarters. मैन्युफैक्चरिंग का हाल थोड़ा सा बुरा है साहब, 3%, -0.6%, -0.8%, -1.4%। और ध्यान रखें साहब, ये सारे आंकड़े कोविड के स्ट्राइक करने के पहले हैं। अभी हमारे ऊपर कोविड का इम्पैक्ट दिखना शुरू नहीं हुआ है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट ईयर, पिछले एक साल की ये बात। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कई एक विशेषज्ञों का मानना कि साहब इस पे डिमोनेटाइजेशन का एक असर रहा। साथ ही साथ जो लिक्विडिटी मार्केट से निकल गई उसका काफ़ी बुरा असर, काफ़ी मार इस सेक्टर पे पड़ी। तो उसके चलते खैर कुछ रिफॉर्म्स भी आए, वो अलग की बात। ये सेक्टर भी काफ़ी नुकसान में रहा। सो इफ़ेक्टिवली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कंडीशन कुछ हमारी बहुत अच्छी सी नहीं दी। यही बात यहाँ पर इस अलग स्लाइड में आपको दिखाई देती है। ये मैंने एम्फसाइज़ करने की कोशिश करी कि मैन्युफैक्चरिंग की जो दुर्दशा हुई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट का एक काफ़ी बड़ा पैकेज या काफ़ी बड़ा फोकस इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर रहा है। सो वी कैन क्लियरली सी द रीजंस वाई, कि ऐसा क्यों है। इट हैज़ बीन डीसेलरेटिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। और दूसरी चीज़, एमएसएमईज़ या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बल्क एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सो इससे एम्प्लॉयमेंट भी रिलेट होता है और इस सेक्टर के स्लो डाउन से हमारी इकॉनमी के ऊपर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जिस तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमी के स्लो डाउन होने से एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के। एंड दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग इज़ मोर अर्बन बेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग इज़ एन अर्बन बेस्ड, इज़ एन अर्बन सिनारियो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने आईआईपी नंबर्स लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी के और मैन्युफैक्चरिंग के। जो हमारे काम का ईयर है वो ये है, यहाँ पर इस जगह पे बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखिए तो जो ग्रीन लाइन है ये 19-20 की लाइन है। सो कंपेयर टू द लास्ट 2 ईयर्स, 17-18 और 18-19 में, इस साल हमें इलेक्ट्रिसिटी में स्लम्प मिलता है। स्पेशली दिस वी आर टॉकिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, नीचे आप देख सकते हैं। और इसका सीधा सीधा कोरिलेशन कुछ यहाँ से आप ले सकते हैं। ये हाल रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग का। सो मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रियली गॉन डाउन
in the month of March. ये वो समय है जब कोविड हमें स्ट्राइक करने लगा था। मार्च में 24 मार्च को हमारा पहला लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। लेकिन ध्यान रखें, ये 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, इसके पहले की बात हो रही है। ओके, सो कीपिंग दीज थिंग्स, मेरा एम्फेसिस जो इस डेटा को लेकर के है वो ये कि लॉकडाउन के पहले से ही ये स्लो डाउन हमें दिखना शुरू हो गया था। ओके, अगले स्लाइड में हम देखेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। एक अच्छी फोटोग्राफ थी ये। अगर देखें, ये Q3 और Q4 का कंपैरिजन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सो एग्रीकल्चर Q3 में 3.6%, अब की बार Q4 में 5.9%। चैलेंज हमें इंडस्ट्री और सर्विसेज का दिखेगा, और PFC ही यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, प्राइवेट फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिकली PFC ही वो फिगर है जो हमारी डिमांड को डिनोट करता है। ओके, कि हमारे यहाँ पर डिमांड कितनी है, कंज्यूमर्स खर्चा कितने कर रहे हैं। सी अल्टीमेटली इट इज़ डिमांड विच विल ड्राइव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विसेज सेक्टर। तो अगर ये डिमांड स्लो डाउन होता है तो सीधा सीधा उसका असर बाकी चीज़ों के ऊपर पड़ने लगता है। ओके, ये जब हम लोग अपने एनालिसिस वाले पार्ट पे आएंगे तब हम लोग ये स्क्रीन पर दोबारा से एक्सेस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इफ़ यू कैन सी, ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर इज़ दी ओनली आउटलियर। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स धीरे धीरे कम होते चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट में एक फिगर यहाँ पर आता है साथ, GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास में जो कैपिटल इन्फ्यूज़ हुआ, हमारे इकोनॉमी में जो कैपिटल आया, वो उससे नया बिज़नेस शुरू होने में, ऑफ कोर्स जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जो जानकार हैं, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के विषय में मालूम होगा, मैं उसमें यहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली ये वो कैपिटल है जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हेड के अंतर्गत काउंट होता है। ओके, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट इट हैज़ गॉन डाउन। ऑलरेडी इट वॉज इन अ नेगेटिव स्पेस एंड द नेगेटिविटी इज़ इंक्रीजिंग। Okay. The third and the very important event that has happened is the announcement of the Atmanirbhar Bharat package worth 20 lakh crore by the government. इस पैकेज के अनाउंसमेंट पे तमाम सारी इसकी एनालिसिस हुई कि वेदर इट इज़ अ पैकेज एट ऑल, क्या ये एक्स्ट्रा पैसे हमें दिए गए हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही मिला जुला करके दे दिया गया है। सो इसके ऊपर भी तमाम सारी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या, सबकी ओपिनियन है, अपनी अलग अलग आप लोगों की भी होगी। यहाँ पर हम लोग केवल इस पैकेज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इस पैकेज की बात करी जाए तो इसके जो 5 पिलर्स हैं, जिन 5 एरियाज़ को ये चीज़ एड्रेस करती है, उसे यहाँ पर देखते हैं। यह आप लोगों की आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम का सिनेरियो बनेगा। इट एड्रेसेस इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, क्रिएशन ऑफ डिमांड। ओके, फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। जो कोशिश करेगा, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वांटम जंप्स नॉट इंक्रीमेंटल चेंज। यहाँ पर कोशिश ये करी गई है कि हम कुछ ऐसे बदलाव ले आएँ जो आगे चल करके हमारी इस पूरी रणनीति को बदल दे। द गेम चेंजर्स एज वी से, क्वांटम जंप्स, लीप लगा करके तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ये चीज़ देख पाती है कि हम बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं, बोथ फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। सिस्टम एफिशिएंसी के लिए इट शुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आगे इनके बारे में बात करी जाएगी।
वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हम उस डेमोग्राफी को टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली सबको एम्प्लॉयमेंट देना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर क्रिएशन ऑफ डिमांड। एम्प्लॉयमेंट आएगा तो साहब जाहिर सी बात है डिमांड आ जाएगी। नीचे की तरफ देख लें, यहाँ पर फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। लॉज यहाँ पर लेबर लॉज को लेकर के बात है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रैंकिंग है उसे इम्प्रूव करने की बात, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। टू केटर टू लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटन इंडस्ट्री, एमएसएमईज एंड इंडस्ट्रीज अमंगस्ट अदर्स। इन 5 पिलर्स को लेकर के मोदी जी का एक मैसेज है, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। स्पेशल पैकेज फॉर लेबरर्स, फार्मर्स, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, एमएसएमईज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सो हमारे प्रधानमंत्री ने इन 5 चीज़ों को ध्यान में रख करके इस पैकेज का अनाउंसमेंट किया। इस पैकेज का अगर ब्रेकअप देखें, 20 लाख रुपए का ये पैकेज है, 20 लाख करोड़ रुपए, माफ़ करिएगा, उसका ये पैकेज है। तो वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंट पाथ्स विच आर अवेलेबल। इनकी डिटेलिंग अभी हम लोग आगे कर रहे हैं। ये देखिए साहब, पार्ट 1 आया, दिस इज प्राइमरीली एम्ड एट दी एमएसएमईज। ओके, ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है तमाम सारा। कुछ जो बातें इस पे पॉइंट आउट करने के लिए हैं वो कुछ ऐसी कि लिक्विडिटी इंजेक्शन डिस्कॉम्स के लिए, क्रेडिट गारंटी फॉर लाइबिलिटीज़ टू एनबीएफसी एंड एमएफआईज, उसके लिए ईपीएफ सपोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। एम्प्लॉयमेंट फंड सपोर्ट जो गवर्नमेंट देगी या उन्होंने जो माफ़ किया है उसे भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ये वो चीज़ें हैं जब ये पूछा जाता है कि साहब तो आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया, सो द गवर्नमेंट सेज कि साहब जो आपने पैसा हमें देना था वो हमें ना दे करके आप इकोनॉमी में डालिए, सो वी आर कंसिडरिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी, एज अ पार्ट ऑफ द स्टिमुलस। बिल्कुल इसी तरीके से जो आखिरी वाला पॉइंट है, रिडक्शन टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स, बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए, ये जो रिडक्शन किया तो ये पैसा आखिरकार उद्योगपतियों के पास में आया, जिससे कि वो इन टर्न अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसे अपने स्टिमुलस पैकेज के अंतर्गत ही गिन लिया। सेकेंड ट्रांच जो अनाउंस हुआ इज़ प्राइमरीली कुछ इस तरीके से माइग्रेंट्स के लिए, शिशु लोन, मुद्रा योजना के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, हाउसिंग, ये सारे डिटेल्स आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मैं इस स्लाइड को भी आप पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आई कैन वेरी वेल प्रोवाइड यू। माइग्रेंट्स, शिशु लोन्स अंडर मुद्रा योजना, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग, ट्राइबल्स, फार्मर्स एंड अदर स्टेप्स। ओके, यहाँ पर फार्मर्स में और ट्राइबल्स में कुछ एक चीज़ देख लीजिए कि एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कैंपा के नाम से, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा नाम की साहब ये सर्विस की ये अथॉरिटी, उसके अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, एक प्रोविज़न रखा गया है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी ट्राइबल एरियाज़। फॉर फार्मर्स यहाँ पर एक चीज़ और हुई कि एक तो केसीसी के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये पैसा इनको पहुँचाया जाएगा, प्लस हमने फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री को भी यहाँ पर शामिल कर लिया है। केसीसी के साथ में ही ये भी लोग गिने जाएंगे। सो अ बिग डोल आउट टू द ओवरऑल कम्युनिटी हैज़ बीन गिवन। कुछ इस तरीके से देख लें तो टोटल अमाउंट 3,10,000 करोड़ रुपए का ये इस सेकेंड ट्रांच में अनाउंस किया गया। ओके, कमिंग टू द थर्ड ट्रांच, वी हैव डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भी तमाम सारे ये छोटे ब्रेकअप्स हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं। फिर से आप इसे पॉज करके बहुत आराम से देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम यहीं पर आती है, पीएम मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आगे हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे इन डिटेल अलग से।
लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट। गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात आती है, इस पे पिछले कुछ एक दिनों में अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं। अमेंडमेंट टू दी ESA, पार्डन मी, Essential Commodities Act, देन ओपनिंग अप ऑफ दी मंडीज़। कुछ इस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों के लिए एक बेहतर रोज़गार जनरेट किया जा सके। फोर्थ ट्रांच में, चौथे हिस्से में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर प्राइमरीली ये 8 सेक्टर्स ज़ीरो डाउन किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कोल, डिफेंस प्रोडक्शन, मिनरल्स, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन टेरिटरीज, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। तो ये वो 8 सेक्टर्स हैं जिनका फ़ायदा इस चौथे सेक्टर में मिलेगा, चौथे हिस्से में मिलेगा। पांचवा डोल आउट कई एक जगहों की बात अलग अलग तरीके से करता है। इसमें सबसे पहले मनरेगा की बात आई। हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है कि मनरेगा एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैव गॉन अप ट्रिमेंडसली। इसे भी इम्प्रूव करने की बात आ रही है कि साहब इसमें सुधार करना चाहिए, इस एक्ट में सुधार करना चाहिए, वो आगे की बात, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ नोट ऑफ दैट। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो हेल्थ रिफॉर्म्स और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, अगर आप याद करें तो मोदी जी के 5 पिलर्स में से एक था। तो हेल्थ रिफॉर्म्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर करी गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और इसमें भी जो पैसा हमने एलोकेट किया है वो इस डोल आउट का हिस्सा माना गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव करना था, उसके लिए जो पैसे हमने दिए हैं वो इस डोल आउट का हिस्सा, पांचवें डोल आउट का, फर्दर इन्हांसमेंट टू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। और उससे ये चीज़ हमें पता चलती है। कंपनीज़ एक्ट में चेंजेस किए गए हैं, उससे जो इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा वो भी इस डोल आउट का हिस्सा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कॉरपोरेट्स में भी बिल्कुल वही चीज़। PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को हम बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, उनके बिज़नेस को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, वो भी इस डोल आउट का हिस्सा है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को हम 3% की बोरोइंग लिमिट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग द बोरोइंग लिमिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय 3 to 5%, लेकिन ये केवल अगले वित्तीय वर्ष, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ही रहेगा। सो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो भारत सरकार ने कई एक कोशिशें कर रखी हैं अपने इस पैकेज को अच्छा बनाने के लिए। ये 3 इवेंट्स क्यों लिए गए हैं और इन्हें कैसे हम लोग आपस में जोड़ेंगे, इसकी एनालिसिस मैं आपको अपने अगले पार्ट में दिखाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एन्जॉय योरसेल्फ।